नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube एजुकेशनल चैनल सफल स्टडीज पर। दोस्तों, ये वीडियो आपको संसाधन के बारे में जानने में पूरी सफल स्टडी देने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 यानी संसाधन की, जो सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है, यानी एसएसटी का एक पार्ट है। भूगोल यानी हमारी दुनिया, उसी का एक अध्याय है संसाधन। संसाधन के बारे में हम जानने वाले हैं, जो आपके बुक्स में भी दिए हुए होंगे एनसीईआरटी के। तो हम उन सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम संसाधन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी समेत हैं। आप अपना नोट भी क्रिएट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यानी रोक करके। तो हम इस वीडियो में अपने नोट के जरिए आपको पढ़ाने वाले हैं। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सके और आज का ये वीडियो देख सके, यानी अध्याय 1 संसाधन आज वो देख सके, वो भी आगे बढ़ सके। अरे अकेला बढ़ोगे तो रेस में कम ही दूर जाओगे, अगर दो साथ रहोगे तो एक के आगे हम जाएंगे, एक के पीछे वो रहेगा। तो इस चक्कर में तुम बहुत आगे निकल जाओगे, इसलिए बुला लो, जल्दी बुला लो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसाधन किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज रिसोर्सेज। संसाधन क्या है? संसाधन की परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु पदार्थ वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। यानी कि मानव की जो आवश्यकता है, हमारी जो आवश्यकता है, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी आवश्यकता क्या है? पढ़ाई करना आवश्यकता की पूर्ति कौन कर रहा है? आपका मोबाइल कर रहा है, क्योंकि आप अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं सफल स्टडीज के माध्यम से। तो वो जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है वो मोबाइल के जरिए हो रही है। तो आपकी ज़रूरत की पूर्ति कौन कर रहा है? ये मोबाइल और इंटरनेट कर रहा है। तो इस हिसाब से मोबाइल और इंटरनेट संसाधन हुआ ना। बगल में पानी रखा होगा कि बीच बीच में क्या करेंगे, पी लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज होगा। बगल में बादाम रखा होगा, थोड़ा सा खा लेंगे, एनर्जी इंक्रीज होगा। तो एनर्जी इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है? बादाम कर रहा है, आपका पानी कर रहा है। तो ये जो है, ये सभी संसाधन है। सभी जीव जंतु में जैसे मम्मी पापा आपके रुपया पैसा का जो है खर्चा उठाते हैं, तो वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तो वो भी क्या है? एक संसाधन है। अब भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव जो है वो भी एक संसाधन की श्रेणी में आ ही जाता है। और पदार्थ में क्या हुआ? पानी, मोबाइल, इंटरनेट, वस्तु, वही तो हुआ। तो वो सब क्या है? संसाधन है, यदि वो मानव की ज़रूरतों की पूर्ति करता है तो। ऐसे नहीं, जब मानव की ज़रूरत की पूर्ति नहीं करता है तो संसाधन हुआ कैसे? पृथ्वी पर आसपास तुम देख लो, कुछ भी मानव की आवश्यकता के खिलाफ है। यानी कि कुछ भी ऐसा पदार्थ मिलेगा जो कि मानव के लिए ज़रूरी न है। भले ही तुम्हारे पास ज्ञान ना हो तो मम्मी पापा से पूछेगा कि पापा ये क्या है, ये तो हमने कभी इसका यूज ही नहीं किया है। तो पापा बोलेंगे कि हाँ भैया ये है, इसके बारे में पूरा नॉलेज देंगे तो समझ आ जाएगा संसाधन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन होता क्या है समझ आ गया? नया संसाधन अपने मम्मी पापा से पूछना, मेरे को तंग मत करना, कमेंट सेक्शन में, समझा? हाँ, तो संसाधन का वर्गीकरण हम करेंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब संसाधन का वर्गीकरण जो है वो 4 आधार पर किया गया है। एक किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, एक किया गया है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को उन्होंने 2 भाग बांट दिया। एक भाग दिया जैव संसाधन, एक बांट दिया अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर भी 2 भागों में बांट दिया, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांट दिया, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर भी 4 भागों में बांट दिया, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। तो ये सभी संसाधन के वर्गीकरण के आधार और उनके विभिन्न भाग हुए। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव संसाधन,
क्या आप जानते हैं ये क्या है? तो चलिए समझ लेते हैं। जैव संसाधन का मतलब हुआ वे सभी संसाधन जो जीवित हैं। जैव मतलब क्या? सजीव। जितने भी सजीव हैं वे सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अजैव मतलब उसका उल्टा, जितने भी निर्जीव हैं अजैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो जैव संसाधन में क्या हो जाएगा? मम्मी पापा हम, यानी कि मनुष्य, प्राणी समुदाय, पशुधन, वनस्पति, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अजैव संसाधन मतलब क्या हुआ? अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु में क्या? आपके पास जो मोबाइल पड़ा है उसी को ले लीजिए ना, ऑनलाइन कनेक्शन ले लीजिए ना, इंटरनेट, वो सभी अजैव संसाधन के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त भूमि, आप जिस पर बैठे होंगे, चौकी, पलंग, कॉपी, किताब, पेंसिल, लाइट, मकान, जल, वायु, ये सभी क्या है? ये सभी जो है अजैव संसाधन ही है। उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर नहीं, सॉरी, उपयोगिता के आधार पर दो भाग बांट दिया। एक भाग दिया नवीकरणीय, एक बांट दिया अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या हुआ? नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये हुआ कि वैसे संसाधन जिसे कि हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हो गया सौर ऊर्जा। अब सूरज उगा, हम क्या किए? उसके ऊर्जा का उपयोग करके सोलर प्लेट से हम घर में इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं ना। तो अगर फिर से अगर सूरज डूब गया तो इलेक्ट्रिसिटी तो चली जाएगी। फिर अगर सूरज आएगा तो ऐसा थोड़ी कि अब कल उतना यूज किए थे अब आज यूज नहीं करेंगे तो बचा रह जाएगा, या फिर ऐसा थोड़ी होगा कि कल यूज कर लिए भाई अब परसों अब नया आएगा वो बिजली। तो ऐसा भैया नहीं होता है। यानी कि ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे तब तो समझ आएगा, ऐसे कहाँ समझ आएगा ना। तो और नवीकरणीय संसाधन जो है वो दो प्रकार, और नवीकरणीय संसाधन जो है वो भी और नवीकरणीय संसाधन का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि इसका निर्माण जो है जल्दी नहीं होता है। मतलब कि मिट्टी का निर्माण जो है ना लाखों करोड़ों वर्षों के बाद होता है। ये सोचिएगा कि फ्री में मिट्टी मिलता है, जाके उठा कर ले आए या तुरते भर जाएगा, तो भरते हुए कभी देखा है अपने अपने न? कचरा डालेगा तो उसका जैव अपघटन होगा, तो धीरे धीरे मिट्टी की परत जमेगी, तो क्या होगा? वो गड्ढा बढ़ेगा। गड्ढा में कचरा डालता है तब न भरता है, इससे थोड़ी भरता है। यानी वो जो है अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी खनिज संसाधन है वो सभी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। तो समझ आ गया ना नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद हम बात करेंगे स्वामित्व संसाधन की। तो स्वामित्व संसाधन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब हुआ कि जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि भैया ये मेरा मोबाइल है, व्यक्तिगत हुआ। भैया ये मेरा स्कूटर है, व्यक्तिगत हुआ। भैया ये मेरा घर है, तुम्हारा घर कब से हुआ? तुम्हारा मोटरसाइकिल कब से हुआ? तुम्हारा मोबाइल कब से हुआ? तो ये व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है कि भैया मेरा ही है, हम अधिकार जमाएंगे। सामुदायिक संसाधन मतलब समुदाय अधिकार जमाएगा कि भैया ये कुआं मेरा समुदाय का है, दूसरा समुदाय का पानी पीने नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन हुआ। अब राष्ट्रीय संसाधन की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय संसाधन में किसी देश की सीमा होती है ना, देश की सीमा पढ़ा हो ना ज्योग्राफी में, छठा सतमा में आए पढ़ा होगा मैप में। तो वो जो है किसी देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन होते हैं ना, कानूनी रूप से ना सभी राष्ट्रीय संसाधन ही होते हैं। अब ये नहीं कि भैया घर जो है वो व्यक्तिगत संसाधन है कि राष्ट्रीय संसाधन। तो भैया घर जो है आपका एक प्राइवेट ज़मीन पर अगर बना हुआ है तो वो व्यक्तिगत संसाधन है। वही रेल भेल सेल ले लीजिए तो वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब रेल भेल सेल लिए बस सबका दिमाग फ्यूज हो गया। तो ऐसा नहीं, रेल जो है वो रेल पर हम चलते हैं, जानता ही है रेल पर क्या, रेल पर हम चलते हैं। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। क्या होता है? भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। और सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण हुआ। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। भैया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है ना वो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था के समर्थन में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी में होता है। जैसे WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो उस टाइप की संस्था के निगरानी में होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ अनुसंधान हेतु मतलब क्या हुआ कि उसका यूज भैया सिर्फ रिसर्च के लिए करेगा, उसके बाद कुछ के लिए नहीं करेगा। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण। रिसर्च के लिए करने के लिए भी तुमको ना अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेना ही होगा।
तो ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भैया कानून है। विस्तार से जानेंगे, सर्दी खांसी थोड़ा बड़ा फैल गया है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो विकास के आधार पर जान लेते हैं। विकास के आधार पर संसाधन जो है वो विकास के आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश संसाधन। संभावित संसाधन मतलब समझ जाओ कि संभावी यानी कि अभी नहीं है, भावी भविष्य में हम उसका उपयोग करेंगे, हो गया वही संभावित संसाधन। यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं हो रहा है लेकिन उनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, वो संभावित संसाधन हुआ। विकसित संसाधन मतलब वैसे संसाधन जिनका वर्तमान समय में उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन उनका नहीं सॉरी गलती हो जाता है। तो विकसित संसाधन का मतलब वैसे संसाधन जो जिसका उपयोग हम कर रहे हैं और उन सर्वेक्षण के बाद हमें इनकी मात्रा और गुणवत्ता की भी पता चल गई है, तो ये विकसित संसाधन का उदाहरण हुआ। उसके बाद है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन मतलब हुआ वैसे संसाधन जो भंडार संसाधन मतलब वैसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, हमारे सराउंडिंग में मौजूद है लेकिन उन्हें भविष्य हेतु संरक्षित किया जा रहा है। और एक और बात यह है कि हमारे पास तकनीक का अभाव है ताकि हम उस भंडार संसाधन का यूज कर सके, तो वो भी इस संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि भैया देखो पानी पर तुम मोटरसाइकिल गाड़ी चलते देखा है? नहीं देखा है। ये इसका मतलब हमारे पास तकनीक का अभाव है, पानी पर भी चल सकता है। अब तुम कहेगा कि सर जी पगला गए हैं, कल से इसका क्लास नहीं करेंगे। भैया समझो बात को, पानी जो है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन में ऊर्जा की असीम क्षमता छिपी हुई है क्योंकि हाइड्रोजन के बगल में क्या है? हीलियम है। परमाणु संख्या पढ़ रहा होगा ना तत्व, उसी में जानता होगा ना, हाइड्रोजन H, हीलियम H, लिथियम Li, बेरिलियम भी, बोरॉन भी खूब रटता होगा। तो ऐसे ही हीलियम से मिलकर बना है सूरज। हीलियम और बहुत सारे आर्गन जैसे गैस से मिलकर बना है सूरज। और कितना बड़ा सूरज का गोला है जो अभी हजारों लाखों करोड़ों सालों तक हमें अभी भी ऊर्जा दे सकती है। तो हाइड्रोजन तो उससे भी ज़्यादा होगा ना। अरे एलपीजी को देखो, एलपीजी 1 लीटर एलपीजी को कहीं अगर विस्फोट करेंगे तो उससे उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर भैया हम 1 लीटर हाइड्रोजन को फोड़ देना तो 14 लीटर का सिलेंडर आता है ना बड़का, उसके बराबर होता है। घर मकान उड़ा देगा 1 लीटर हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन में कितना पावर है, यानी कि जल जो है वो H2O से मिलकर बना है। H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये इसी का एक रीजन है भैया, तो समझ आ गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन भी ऊर्जा की बहुत बड़ी जो है स्रोत है, इसके अंदर बहुत बड़ा भंडार छिपा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो तकनीक नहीं है, ऐसा मशीन ने बनाए हैं कि भैया हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पेट्रोल यानी कि पानी से टंकी चला सके, यानी कि मोटरसाइकिल चला सके। तो हमारे पास संसाधनों का अभाव है। उसके बाद आता है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन में वैसे संसाधन आते हैं जिनका हम अपनी तकनीक के आधार पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करते हैं कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है उसे कोई दिक्कत ना हो। हम इन्हीं संसाधनों से काम चला लेते हैं। तो भैया ये ऐसा भी करते हैं कि आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाता है संचित कोश संसाधन में। तो इसका उदाहरण है जैसे कि जल विद्युत। जल विद्युत का उपयोग हम अभी कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी तकनीक है कि हम जल विद्युत से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग हम कम करते हैं। उन्हें भविष्य के लिए यानी भावी पीढ़ी के लिए हम संरक्षित रखते हैं। तो ये भी एक संचित कोश संसाधन का ही उदाहरण है। तो इस पाठ में हम क्या क्या जानने वाले हैं, इस पाठ में हम जानने वाले हैं कि संसाधन के बारे में, कि संसाधन होता क्या है। उसके बाद जानने वाले हैं संसाधन का वर्गीकरण। उसके बाद संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन के सोपान, संसाधन संरक्षण,
सतत विकास की अवधारणा और संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के सम्मेलन। तो ये पाठ का जो है मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट पढ़ना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस वीडियो में हमने आपको संसाधन और संसाधन के वर्गीकरण के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं। संसाधन की परिभाषा हो चुकी है और संसाधन का वर्गीकरण में हमने आपको संसाधन के वर्गीकरण को अच्छी तरह से बता दिया है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। हम आपको ये जो संसाधन का वर्गीकरण किए हैं इसका परिभाषा सटीक दे देंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सको और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सको। क्योंकि हमारा समाज इस तरह से हमें देखता है, जो ज़्यादा मार्क्स लाता है ना उसी को ज़्यादा तजुर्बा देता है। भैया उसके पीछे मत भागो, तुम एक्सीलेंस के पीछे भागो। 3 इडियट्स मूवी देखे हो ना? अरे देखे क्यों नहीं होगा? अरे देखे होगे, समझ जाओगे। यानी एक्सीलेंस के पीछे भागो तुम, यानी कि तुम समझ गए होगे। अगर तुम पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, तुम्हें सब कुछ समझ आ रही है, तो भैया मार्क्स तो आना ही चाहिए। अगर मार्क्स आना ही चाहिए तो क्यों ना सटीक परिभाषा पढ़ लो। अरे भैया ये मेरे एक सर कहते थे, सर का नाम है मुरारी सर, ठीक है। ये सर बोलते थे ऐसा कि अगर तुम पढ़ रहा है तो मार्क्स क्यों नहीं आएगा, रट के मत पढ़ो, समझ कर पढ़ो, लेकिन पढ़ रहा है तो मार्क्स क्यों नहीं आएगा, सर ऐसा बोलते थे। तो समझ आ गया होगा। तो ये कुछ डेमो है जो हम आपको समझाने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, और उसके बाद आपको समझाएंगे व्यक्तिगत संसाधन स्वामित्व के आधार पर हो गया, विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण तो अगली वीडियो में करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप वहां से जल्दी से देख लीजिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे अपने दोस्तों को, जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे इस सेशन का हिस्सा बन सके। क्योंकि हम आपको 2022 के 10th के ज्योग्राफी की फुल तैयारी कराने वाले हैं, और आपका सपोर्ट मिला तो और भी टीचर्स इस चैनल पर आपको पढ़ाने वाले हैं, और आपका पूरा 2021 का जो टॉपर्स का जो क्रैश कोर्स है वो भी हम लाने वाले हैं जल्द ही जल्द। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।